नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट नॉलेज इन हिंदी में। रीट के विद्यार्थियों के लिए जो सेकंड लेवल के एसएसटी के छात्र हैं उनके न्यू यूनिट जुड़ी है। टॉपिक तो क्या है, पूरी नई यूनिट है वो तो बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली। तो उसके तहत हमने कल बीमा को पढ़ा था, आज पढ़ते हैं बैंक के प्रकार, बैंकिंग सिस्टम को पढ़ते हैं। अगर आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया जाएगा और वीडियो के एंड में स्क्रीन पर भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि जैसे न्यू वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जितने रीट में न्यू रिलेटेड जो भी टॉपिक जुड़े हैं उनसे रिलेटेड ही मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो अभी सब्सक्राइब कर ले चैनल को। चलिए आज पढ़ते हैं बैंकिंग को। बैंकिंग का मतलब ही क्या है? बैंक ऐसी संस्था होती है जो मुद्रा का व्यापार करती है। बैंक ऐसी संस्था है जो मुद्रा का व्यापार करती है। बैंक जनता से उनकी बचत की हुई जो भी राशि होती है, रकम होती है, उसको जमा के रूप में एकत्रित करती है। उसको क्या करती है? जमा करती है अपने पास। और फिर क्या, ज़रूरतमंद जो भी व्यापारी या उद्यमी होते हैं जिनको वो उधार देता है मतलब ऋण देती है उनको। तो वही है बैंकिंग। तो देख लीजिए, भारत में पहला आधुनिक बैंक है वो 1688 ईस्वी में मद्रास में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? मद्रास में 1688 में। 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। किसकी? 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। आगे देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात 1 जुलाई 1955 को अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की सिफारिश पर, किसकी? अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की सिफारिश पर इसका राष्ट्रीयकरण है वो किया गया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। कब? 1 जुलाई 1955 को। आगे देखिए, बैंक के प्रकार देख लेते हैं। वाणिज्यिक बैंक है, सहकारी बैंक, विशिष्ट बैंक और केंद्रीय बैंक। इसमें हम पहले देख लेते हैं वाणिज्यिक बैंक को, कमर्शियल बैंक। भारत में वाणिज्यिक बैंकों से आशय उन बैंकों से है जिनका भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत गठन हुआ है। भारत में वाणिज्यिक बैंकों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। किसके? स्वामित्व के आधार पर। देख लीजिए, स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक, जो सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो वे बैंक जिनमें सरकार की हिस्सेदारी है वो अधिक होती है, मतलब 51% से भी अधिक होती है। वाणिज्यिक बैंकों को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। अब इसको भी देख लीजिए 3 भागों में। पहला कौन सा हो जाएगा? प्रथम है भारतीय स्टेट बैंक समूह। इसको देखिए, स्वतंत्रता के समय देश में इंपीरियल बैंक सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक था। स्वतंत्रता के समय सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? इंपीरियल बैंक। जुलाई 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण कर संसद के अधिनियम द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। किसकी? इंपीरियल बैंक का ही राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसका राष्ट्रीयकरण करके जुलाई 1955 में। अप्रैल 2017 में इसके 5 सहायक बैंकों एवं भारतीय महिला बैंक का विलय कर दिया गया। किसमें? भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। कौन कौन से, अगर आप उनके नाम ध्यान में रखना चाहो तो रख लीजिएगा। पहला बैंक था स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, दूसरा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, तीसरा स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर चौथा था, पांचवा था स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और छठा तो आपको पता ही है जो इसमें दे ही रखा, भारतीय महिला बैंक, यही था। चलिए आगे, द्वितीय। अब दूसरा कौन सा है? राष्ट्रीयकृत बैंक। बैंकिंग राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1969 के तहत केंद्र सरकार ने जुलाई 1969 में 14 तथा अप्रैल 1980 में 6 बड़े निजी व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। कब? जुलाई 1969 में तो 14 और अप्रैल 1980 में 6 बड़े निजी व्यापारिक बैंकों का वो राष्ट्रीयकरण किया।
वर्तमान में भारत में कुल 12 राष्ट्रीयकृत बैंक कार्यशील है। टोटल कितने हैं? 12। आगे देखिए तीसरा, तृतीय है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1974 के अधीन 2 अक्टूबर 1975 को स्थापना की गई। इनकी किसकी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की। लघु एवं सीमित कृषकों, कृषि श्रमिकों, कारीगरों तथा लघु उद्यमियों को साख प्रदान करने के हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। ये इनका लक्ष्य था। आगे देखिए, ये बैंक व्यापारिक बैंक द्वारा प्रायोजित होते हैं। किसके द्वारा? जो व्यापारिक बैंक होते हैं उनके द्वारा प्रायोजित होते हैं। आगे देखिए, निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक। निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक संयुक्त स्कंद प्रणाली के रूप में भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत स्थापित किए गए थे। क्या निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक है वो संयुक्त प्रणाली के रूप में भारतीय कंपनी के अधिनियम के तहत स्थापित किए गए थे। इन बैंकों को बैंकिंग व्यवसाय करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस जारी किया जाता है। बिना लाइसेंस के ये बैंक स्थापित नहीं कर सकते, इसलिए इन बैंकों को बैंकिंग व्यवसाय करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक है, जो केंद्रीय बैंक है, उनके द्वारा लाइसेंस जारी किया जाता है। आगे देखिए, वैधानिकता के आधार पर इनका वर्गीकृत देख लीजिए। अधिसूचित बैंक, अधिसूचित व्यापारिक बैंक इसलिए अनुसूचित कहलाते हैं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किए गए। प्रथम सूची में नहीं शामिल किए गए थे। कौन सी में किए गए थे? द्वितीय, इसलिए वे अनुसूचित कहलाते हैं। तीसरा देखिए, आगे देखिए, मतलब गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, उसको देख लीजिए। ऐसे वाणिज्यिक बैंक जिन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, जिनको द्वितीय अनुसूची में भी शामिल नहीं किया गया, वो कौन से हैं? गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। आगे देखिए, सहकारी बैंक, कोऑपरेशन बैंक। सहकारी बैंकों का वर्गीकरण है वो देखिए। प्राथमिक सहकारी बैंक, ये बैंक सहकारी साख की आधारशिला का काम करते हैं। ये बैंक 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? कृषि सहकारी बैंक और कृषि सहकारी बैंक किसानों को साख उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक, जिला स्तर पर स्थापित ये बैंक प्राथमिक सहकारी बैंकों की रिक्त संबंधी सहायता है वो करते हैं, ऋण संबंधी सहायता करते हैं। आगे देखिए, इन बैंकों की स्थापना है वो 1912 में की गई। कब? 1912 में। और दूसरा नाम इनका होता है जिला सहकारी बैंक। जिला सहकारी बैंक। आगे देखिए, राज्य सहकारी बैंक। राज्य सहकारी बैंक एक प्रांत के सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों का संघ। एक प्रांत के सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों का संघ है, वही है राज्य सहकारी बैंक कहलाता है। इन्हें शीर्ष बैंक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? शीर्ष बैंक के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, विशिष्ट वित्तीय संस्थान। विशिष्ट वित्तीय संस्थान, विशिष्ट बैंक विदेशी बैंक, औद्योगिक बैंक, विकास बैंक, आयात निर्यात बैंक है वो होते हैं। और ये बैंक है औद्योगिक इकाइयों, दिशा बदलने वाली भारी परियोजनाओं एवं विदेशी व्यापार जो होता है उसको वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। कौन से? विशिष्ट वित्तीय संस्थान बैंक। अब इनके अंतर्गत देख लीजिए कुछ प्रमुख बैंक। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। कौन सा? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। कब स्थापना की गई थी? 1948 में। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? देश के औद्योगिक जो प्रतिष्ठानों को मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन साख उपलब्ध करवाना। मध्यकालीन और दीर्घकालीन साख उपलब्ध करवाना, यही इनका उद्देश्य है। दूसरा देखिए,
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1954 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की। यह बैंक क्या है? सावधि साख का प्रमुख स्रोत है। क्या है? सावधि साख का प्रमुख स्रोत है। उसका प्रमुख कार्य क्या है? देश में तीव्र औद्योगिकीकरण जो रहा, औद्योगिकीकरण करना तथा औद्योगिक विकास से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उनकी स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाना, वही किसका कार्य है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का। तीसरा देखिए, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम IRCI की स्थापना है वो वर्ष 1971 में की गई थी। कब? 1971 में की गई थी। अगस्त 1948 में सरकार ने भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम को वो भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक में परिवर्तित कर दिया था। कब? अगस्त 1948 में। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये देख लिया, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी अप्रैल 1990 में। प्रधान कार्यालय इसका कहाँ पे है? वो प्रधान कार्यालय है वो है लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में। आगे देखिए, नाबार्ड तो बहुत ही प्रसिद्ध है, क्वेश्चन आपके आते ही है यहाँ से, इसको आप ध्यान से देखिएगा। नाबार्ड का राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना, इसका पूरा नाम भी आप ध्यान में रखिएगा। नाबार्ड शॉर्ट में दे दिया जाता है, लेकिन कभी कभी ये नाम देखें आपको उसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो इसका पूरा नाम आप ध्यान में रखिएगा। पूरा है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में। छठा देखिए, अब इसके बारे में और कुछ देखना हो तो इसकी चुकता पूंजी है वो RBI और भारत सरकार द्वारा अलग अलग योगदान इसमें होता है। किसमें? नाबार्ड में। और नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास ऋण के क्षेत्र में एक स्रोत संस्थान के रूप में राज्य भूमि विकास बैंक जो होते हैं, राज्य भूमि विकास बैंक और राज्य जो सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि पुनर्वित्त, उनको वो सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। कौन? नाबार्ड। ये ध्यान में रखिएगा। भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्सिस बैंक इसको बोलते हैं, स्थापना 1 जनवरी 1982 स्थापना 1 जनवरी 1982 में। और आगे देख लीजिए, राज्य वित्तीय निगम SFC स्थापना, इनकी स्थापना और इनका नाम यही ध्यान में रखिए आप। स्थापना 1951। कब? 1951, राज्य वित्तीय निगम। आगे देखिए, भूमि विकास बैंक इसको देख लीजिए। भूमि बंधक बैंक भी कहा जाता है इसको। किसको? भूमि विकास बैंक को क्या कहा जाता है? भूमि बंधक बैंक भी कहा जाता है इसको। आगे देखिए, केंद्रीय बैंक देख लीजिए। किसी भी देश का केंद्रीय बैंक उस देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों की गतिविधियों का पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं नियमन करता है। किसी भी देश का केंद्रीय बैंक, ध्यान में रखिएगा, यह सरकार का बैंक होता है। कौन सा? केंद्रीय। यह देश की मुद्रा एवं साख संबंधी नीतियों का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। और भारतीय रिजर्व बैंक है वो हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक RBI, वो हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। वाणिज्यिक बैंकों के कार्य, इनके प्रमुख कार्यों को 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं। कौन कौन सी? पहला हो जाएगा प्राथमिक कार्य, सेकंड हो जाएगा गौण कार्य। अब प्राथमिक कार्य में देख लीजिए इसको, इसके अंतर्गत देख लीजिए प्राथमिक कार्य में जमाए स्वीकार करना। क्या? जमाए
जैसे बैंकों द्वारा जनता से जो धन होता है उसको दो प्रकार से प्राप्त किया जाता है। कैसे? अपने शेयर बेचकर तथा जनता से जमा स्वीकार करके, इन दो प्रकार से। ये जमा है वो चालू खाते, करंट अकाउंट, बचत खाता जो होता है, सेविंग बैंक अकाउंट, सावधि जमा खाते जो फिक्स्ड डिपॉजिट है कहते हैं वो, एवं आवर्ती जमा खाते जो रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है, उनमें स्वीकार किए जाते हैं। तो वो है जमा स्वीकार करना। फिर है ऋण देना। दूसरा कार्य क्या है इनका? ऋण देना, और 4 प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं। कितने? 4। कौन कौन से? ऋण तथा अग्रिम धन, जैसे लोन्स एंड एडवांस, वो। दूसरा हो जाएगा नगद साख, कैश क्रेडिट। तीसरा अधिविकर्ष ओवर ड्राफ्ट जिसको कहते हैं वो। और उसके बाद में विनियम बिलों की खरीद या कटौती, डिस्काउंटिंग्स ऑफ बिल्स। तो ये 4 प्रकार से ऋण है वो प्रदान करते हैं। कौन? आधुनिक बैंकों द्वारा दूसरे महत्वपूर्ण कार्य ऋण देना, वही उसी के तहत में 4 प्रकार के ऋण हैं वो दिए जाते हैं। आगे देखिए, विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है उसके विकास के लिए बैंक विदेशी विनिमय का, बैंक है वो विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करते हैं। ये कार्य है उनका मुख्य रूप से विदेशी विनिमय बैंकों का है। ये कार्य किसका है? मुख्य रूप से तो किसका है? विदेशी विनिमय बैंक जो होते हैं उनका। परंतु इस प्रकार का जो कार्य है वो बैंक न होने के कारण साधारण वाणिज्यिक बैंक है वो भी यही करते हैं। आगे देखिए, शाख निर्माण कार्य, शाख निर्माण का कार्य। अधिक लाभ कमाने के लिए आधुनिक बैंक है वो अपनी अंश पूंजी जो होती है, जमा राशि की कुल मात्रा, उसकी कुल मात्रा से है वो ऋण, अधिक ऋण देते हैं, कुल मात्रा से अधिक ऋण देते हैं, जो उनके द्वारा शाख निर्माण कार्य करने पर ही संभव होता है। तो वही है शाख निर्माण कार्य। बैंकों के गौण कार्य देख लीजिए, इसमें भी 2 है, देख लीजिए, अभिकर्ता कार्य और अन्य उपयोगी कार्य। किसमें? गौण कार्य के अंतर्गत। देख लीजिए, संग्रहण अभिकर्ता कार्य के अंतर्गत है। संग्रहण क्या है? ग्राहकों की ओर से एजेंटों के रूप में प्रतिज्ञा पत्रों, चेक जो होते हैं, चेक, विनिमय पत्रों, लाभांश, अभिदान, किराया, उन सभी का संग्रहण करना, वही है संग्रहण। भुगतान, भुगतान क्या? देख लीजिए, समय समय पर अपने ग्राहकों की ओर से जो बीमा प्रीमियम होता है, बीमा प्रीमियम या किराया, कर, बिजली बिल आदि, उनके रूप में भुगतान करना, वही है भुगतान। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, ग्राहक कभी कभी है बैंकों को अपनी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करने के लिए भी कहते हैं। इन सेवाओं के लिए भी बैंक है वो कमीशन लेता है। क्या करता है? कमीशन लेता है। फिर है ट्रस्टी और अटॉर्नी के कार्य, ट्रस्टी और अटॉर्नी के कार्य। बैंक अपने ग्राहकों की ओर से ट्रस्टी, निष्पादक जो अटॉर्नी के रूप में है वो भी कार्य करता है। किसके तहत? अभिकर्ता कार्य, उनमें आता है ये। फिर देख लीजिए अन्य उपयोगी कार्यों के अंतर्गत, देख लीजिए आप आगे, विविध उपयोगी सेवाएं, शाख पत्र जारी करना, ड्राफ्ट सुविधाएं, अभिगोपन, आस्थगित भुगतानों के लिए गारंटी, लॉकर सुविधाएं, प्रमाणन, व्यावसायिक व सांख्यिकीय सूचना और विदेशी विनिमय के लेन देन शामिल है। किसमें? विविध उपयोगी सेवाओं के अंतर्गत। तो इसको देख लीजिएगा। आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक जो केंद्रीय बैंक है हमारा, उसके बारे में देख लीजिए। हिल्टन यंग कमीशन ने
1926 में भारतीय रिजर्व बैंक का नाम सुझाया था। कब? 1926 में भारतीय रिजर्व बैंक का नाम है वो सुझाया था। उसके बाद में क्या, भारत में केंद्रीय बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना की गई। कब? 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई। किसके तहत? भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। आगे देखिए, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1 जनवरी 1949 को। कब? 1 जनवरी 1949 को। और उसका मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई या बम्बई में स्थित है, मुंबई कह लीजिए आप, वहाँ पे। भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन एवं प्रबंधन एक केंद्रीय निदेशक मंडल और 4 स्थानीय मंडल द्वारा किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा आप। और जिसके प्रमुख कार्यालय कहाँ पे हैं? मुंबई है, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली, वहाँ पे है। आगे देखिए, इसके कार्य देख लेते हैं। रिजर्व बैंक के कार्य क्या है? डी कॉक ने केंद्रीय बैंक के 7 परंपरागत कार्य बताए। कौन कौन से वो देख लीजिए आप। नोट पत्र जो नहीं, नोट पत्र मुद्रा जो जिसको कहते हैं निर्गमन का एकाधिकार, ये क्या है? इसको आप अगर देखना चाहे तो केंद्रीय बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ये, जिसे वह आरंभ से ही करता रहा है। देश में मुद्रा का निर्गमन करना, देश में मुद्रा का निर्गमन करना, देना राशियाँ जो बैंक, ये बैंक में पैसे कहाँ से आते हैं? आरबीआई द्वारा ही इनको दिए जाते हैं। तो वही है देश में मुद्रा का निर्गमन करना, इन्हें निर्गमन बैंक कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? निर्गमन बैंक। नोटों के निर्गमन पर केंद्रीय बैंक का अधिकार है। किसका? केंद्रीय बैंक। किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक अधिकार है। केंद्रीय बैंक है, नोट निर्गमन कार्य में एकरूपता, सुरक्षा एवं पर्याप्त लोचशीलता का ध्यान रखता है। भारत में रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में 1 रुपये से अधिक मूल्य के नोटों का निर्गमन है वो न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर करता है। किसके? न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर करता है। इन नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर हस्ताक्षर करते हैं। कौन करते हैं? रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होता है वो। और 1 रुपये के नोट पर भारत के सरकार के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये के ध्यान रखिएगा। 1 रुपये का जो, अभी तो नोट इतने नहीं आते लेकिन पहले 1 रुपये के नोट आते थे, तो उस पर कौन करता था? भारत सरकार के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं उस पर। आगे देखिए, सरकार के बैंकर, एजेंट एवं वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करना। किसके? सरकार के बैंकर, एजेंट एवं वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करना। क्या है ये? सरकारी बैंकर के रूप में केंद्रीय बैंक है वो सरकार को वही सेवाएं प्रदान करता है, कौन सी? जो जनता को साधारण बैंकों से प्राप्त होती है। जनता को साधारण बैंकों से जो सेवाएं प्राप्त होती हैं वही सरकारी बैंकर के रूप में केंद्रीय बैंक है वो सरकार को सेवाएं देते हैं। यह आप ध्यान में रखिएगा इसको। आगे देखिए, बैंकों के बैंकर के रूप में, बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करना। जैसे केंद्रीय बैंक है वो देश की बैंकिंग प्रणाली का एक संरक्षक, नियंत्रण एवं सर्वोच्च बैंक होता है। ठीक है, ये देश के सभी बैंकों के लिए बैंकर की सुविधा उपलब्ध कराता है। कौन? आरबीआई जो रिजर्व बैंक होता है वो। बैंकों के बैंकर के रूप में केंद्रीय बैंक है वो कार्य करता है। कौन कौन से देख लीजिए आगे। बिलों की पुनर्कटौती का कार्य, वाणिज्यिक बैंकों के नकद एवं कोषों का संरक्षण, बैंकों के अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करना, देश के स्वर्ण व विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक, खातों का समाशोधन, निपटारा तथा स्थानांतरण और साख नियंत्रण। क्या? साख नियंत्रण का कार्य ये है वो करता है। बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करते हुए इनका कार्यों को करता है। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करते हुए देश में साख नियंत्रण करता है। किस रूप में? रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करते हुए। देख लीजिए आगे क्या है। साख नियंत्रण की मात्रात्मक या परिमाणात्मक विधियाँ कौन कौन सी है?
बैंक दर में परिवर्तन, बैंक दर में परिवर्तन, परिवर्तनशील नकद रिजर्व अनुपात दूसरा हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा वैधानिक तरलता, वैधानिक तरलता अनुपात में परिवर्तन। चौथा हो जाएगा खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं। तो ये आता है किसमें, साख नियंत्रण की मात्रात्मक और या जिसको बोलते हैं परिमाणात्मक विद्या, उसके अंतर्गत। आगे देखिए साख नियंत्रण की गुणात्मक रीतियाँ, साख नियंत्रण की गुणात्मक रीतियाँ देख लीजिए उसको आप। पहली कौन सी है, न्यूनतम मार्जिन आवश्यकताओं में फेरबदल, न्यूनतम मार्जिन आवश्यकताओं में फेरबदल। दूसरी हो जाएगी कौन सी, आधार की न्यूनतम दरों का निर्धारण। तीसरी हो जाएगी उधार जिसको ऋण की अधिकतम सीमाओं का निर्धारण। ये आ जाएंगे किसमें, साख नियंत्रण की गुणात्मक रीतियों में। आगे देखिए साख नियंत्रण के अन्य उपाय, साख नियंत्रण के अन्य उपाय क्या है, बैंकों पर, किस पर, बैंकों पर नैतिक दबाव बनाकर, बैंकों पर नैतिक दबाव बनाकर, प्रचार प्रचार द्वारा, प्रत्यक्ष कार्यवाही करके, व्यापारिक बैंकों पर कुछ कार्यों हेतु ऋण दरों पर रोक या कड़े प्रतिबंध लगाना, उसके द्वारा है वो साख नियंत्रण के उपाय है वो किए जा सकते हैं। आगे देखिए, चलिए इतना ही था अपना टॉपिक। बैंकिंग और बैंक के प्रकार देख लिया, रिजर्व बैंक उसको भी देख लिया, इनकी स्थापना कब हुई क्या है उसको आप एक बार और देख लीजिएगा अगर समझ में ना आए तो। और बीमा का मैं इसके तहत, बीमा बैंकिंग प्रणाली के तहत बीमा का वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लीजिएगा उसको। और बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो अभी और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।